गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आज के टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी इस वजह से भी क्योंकि हमने लास्ट क्लास में जो है आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ा था, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी पढ़ा था। कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से हम लोग जो है 2 पॉइंट वो नहीं कवर हो पाया था। चलिए हम उसको आज पढ़ लेते हैं। तो वो है डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, यानी डेमोक्रेसी जो है यह आम जनता की जो सम्मान है उसको बढ़ाने का काम करता है। कैसे और किस प्रकार, इस बातों को समझिए। एक डेमोक्रेसी में हम क्या देखते हैं कि हर एक व्यक्ति को सम्मानित नजरों से देखा जाता है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, वो पिछड़ा हो, वो माइनॉरिटी में हो या किसी भी कास्ट या जेंडर से हो, हर एक को इक्वल माना गया है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही नहीं, सभी को वोट का वैल्यू एक बराबर दिया गया है, चाहे वो वोट कोई गरीब डाले, कोई पिछड़ा डाले, कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति डाले या कोई धनी मंत्री, विधायक या एक बड़ा बिजनेसमैन, एक रिच क्लास जो होता है वो डाले, उसके वोट का वैल्यू एक बराबर है। साथ ही साथ चुनाव में जो खड़ा होने की जो पद्धति है, जो तरीका है, वो भी बराबर है कि चुनाव में हर कोई खड़ा हो सकता है अगर वो चुनाव के जो कंडीशंस हैं उसको वो फॉलो करता है। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति यह गर्वान्वित महसूस करता है, यह रेस्पेक्टफुल डिग्निटी फील करता है कि मेरे देश में भी उतना ही सम्मान है मेरा जितना औरों का सम्मान है, मेरी भी उतनी ही इज्जत है जितना औरों की इज्जत है। अगर मैं कोई क्राइम करता हूं और एक अमीर आदमी क्राइम करता है, दोनों को कानून के नजर में जो है कल्पित माना जाएगा, दोषी माना जाएगा और सजा का प्रावधान दोनों को देने के लिए भी बराबर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, यानी यह आम जनता के सम्मान को बढ़ाने का काम करता है। इस पॉइंट पे आपने जाना। अगला है इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक, यानी यह एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके तहत जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी खामियां हुई हैं, उसको यह कम करने का या कहें तो अपने जो होता है गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। जबकि दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस तरह की बातें नहीं देखने को मिलती है। आप जनरली देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, जो पॉलिसी में अमेंडमेंट होते हैं, या जो होता है समय दर यानी समय के हिसाब से उसमें डिमांड जो होते हैं, डिमांड होती है कि समय के हिसाब से डिमांड और इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि आप चाइल्ड लेबर का नाम सुने होंगे कि चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूर जो है वो पहले उसकी उम्र थी 9 साल, यानी हमारे 9 साल और 9 साल से कम उम्र के बच्चे अगर कहीं काम करते हैं तो बाल मजदूर का है। फिर उसमें संशोधन करके 12 किया गया, फिर उसके बाद 14 साल किया गया। इसी तरीके से आर्टिकल 370 था पहले, फिर उसको जो है खत्म कर दिया आर्टिकल 370। यानी समय दर समय जब भी जरूरत पड़ती है तो हमारे जो नियम कानून है, जो भी पॉलिसीज है, उसमें संशोधन किया जाता है, यानी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। यही नहीं, जो है आप जान रहे हैं कि आने वाले दिनों में है जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन पैनल कोड में जो है जो उसमें लॉज बनाए गए हैं, जो भी क्राइम होता है उसके तहत जो है उसमें अमेंडमेंट करने जा रही है। यानी तमाम तरह की जो कमियां हैं उसको सुधार करके और बेहतर कैसे बनाया जाए जिससे जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलाई जा सके। इसलिए जो है यह एक प्लेटफॉर्म या अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। तो आपने जो है इस आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में यह बातें जानी कि लोकतंत्र की क्या क्या खूबसूरती है, क्या क्या खूबियां हैं। इससे पिछले जो टॉपिक था आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, उसमें आपने जाना कि लोकतंत्र में कमियां क्या है, क्योंकि कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो परफेक्ट नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी जरूर है, और अगर वो खामियां अगर दूर कर ली जाए तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है या वह जो देश है, वो सरकार जो अपनाई हुई है वो काफी अच्छी हो जाएगी। चलिए हम अगला देखते हैं ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग्स को। तो हमने देखा कि मैक्सिमम कंट्रियां जो है वो डेमोक्रेसी के जो है वो अपनाई हुई है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यह एक अच्छी शासन व्यवस्था है। इस वजह से दूसरे सरकारों ने जो है या दूसरे देशों ने जो है इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, और कहा जाए मैक्सिमम सरकारों ने, मैक्सिमम जो देश है इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाई हुई है। तो बात यह निकल के आती है कि यहां जो है आपने देखा कि एक टर्म आया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी आपने पढ़ा था डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट
डेमोक्रेसी, जिसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का भी नाम देते हैं और इसे हम लोग प्योर डेमोक्रेसी का भी नाम देते हैं। आपने देखा कि मैक्सिमम डेमोक्रेटिक कंट्री वो नहीं जो होता, एक जो है आपको कहा जाए जो एक कंट्री को छोड़ के जो है उसमें उसके भी कुछ ही शहर जो है वहां जो है आपको प्योर डेमोक्रेसी, यानी ऐसा बाकी मैक्सिमम कंट्रियों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब कि लोगों के बिहाफ में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा चुनकर जो जाते हैं वही मैक्सिमम डिसीजन लेते हैं, वही मेजर डिसीजन लेते हैं। और यही जो है खूबसूरती है कि यहाँ कोई एक व्यक्ति या एक जो होता समूह जो होता है, दो चार लोगों का समूह जो है वो डिसीजन लेने का काम नहीं करता है, बल्कि लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग भाषा से आते हैं, धर्म से आते हैं, मजहब से आते हैं, जाति से आते हैं, तो उनके द्वारा जो लिया गया डिसीजन है वो काफी इफेक्टिव होगा। उसमें गलती की जो गुंजाइश है वो 9 के बराबर होगी या नहीं होगी। इसलिए जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को माना गया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यह सही भी है। तो हम यह बातें इससे निकल के आती हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम लोगों ने क्यों माना है, क्या रीजन है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ही अपनाया है। तो आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो है वो पॉइंट है कि इसलिए हम लोगों ने माना है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। यानी आज के मौजूदा लोकतंत्र में जहां इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, मतलब कहा जाए 135 करोड़ के करीब में जो पॉपुलेशन है, उसमें कोई एक मतलब चीजों पे, एक पॉलिसी पे, एक रूल पे या कोई एक नए लॉज पे जो है आपको डिसीजन लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो डिसीजन सही तरीके से नहीं लिए जा सकते, एक साथ सभी किसी को बैठा के वो डिसीजन नहीं लिए जा सकते। इसलिए हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया हुआ है कि उनके द्वारा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट 543 जो है लोकसभा में, राज्यसभा में 243, और वहीं अगर हम बात करते हैं आपको स्टेट की असेंबलीज में जो है, तो अलग अलग स्टेट की असेंबलीज में अलग अलग है। चलिए आगे बोल रहा है इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम। ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि सब सिटीजन के पास एक जैसा समय नहीं होगा। द डिजायर और द स्किल, उनकी जो इच्छा है वो एक बराबर नहीं होंगी, उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो जानकारियां, सभी किसी के पास एक तरह की जानकारियां नहीं है टू टेक पार्ट ऑल द डिसीजन, की वो सभी तरह के डिसीजन लेने में वो सक्षम हो। इस वजह से जो है हम लोग जो है चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ही डिसीजन लेने का काम करते हैं। यानी कुल इसमें बातें निकल के जो है वो यह आई कि डेमोक्रेसी जो है उसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है एक बहुत अच्छा डेमोक्रेसी निकल के और यह देखने को मिलता है। तो इसमें और भी बातें जो है वो यह आती हैं कि इसका पॉइंट दिया हुआ है, इसीलिए बोला जाता है कि टेक्स्ट बुक जो है ये आप उसको कवर करें, टेक्स्ट बुक को पढ़ें। टेक्स्ट बुक ही आपका मेन बुक है, बाकी आप अदर जो बुक पढ़ते हैं वो दूसरे साइड आपको साइड बुक कहा जाता है, ये मेन बुक है, इसलिए आप इसको हमेशा पढ़ें, इसी चीजों को आप फॉलो करें हमेशा। तो लिख रहा है कि वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, हम लोग जो है बहुत ही एक लोकतांत्रिक परिवार है हमारा, जहाँ जो है सभी को यानी हमारे परिवार के सभी जो मेंबर है वो बैठ के डिसीजन लिए जाते हैं, और मेरे द्वारा जो कही बातें हैं वो उतने ही मान्य हैं जितने मेरे पापा या जो गार्जियन के हेड है दादाजी उनके द्वारा, यानी उनकी बातों का वैल्यू और मेरे बातों का वैल्यू एक बराबर है। यह एक जो है डेमोक्रेटिक फैमिली की एग्जांपल दिया कि कैसे एक कंट्री में डेमोक्रेटिक डिसीजंस का मतलब होता है। चलिए आगे है, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। मैं वैसे शिक्षकों को पसंद नहीं करता, ये एक स्टूडेंट की बातें हैं, कि जो अपने क्लास में क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं देते हैं, बल्कि मैं वैसे शिक्षकों को पसंद करता हूं जो अपने क्लास में जो है टीचर बच्चों को जो है वो मौका देते हैं कि उनकी जो जिज्ञासा है, उनके जो डाउट्स है उनको वो पूछने का मौका देते हैं, जो कि एक लोकतांत्रिक तरीका है कि जो भी शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो हर एक बच्चे की जो माइंड एबिलिटी है वो एक बराबर नहीं है। उसको जो ग्रैस्पिंग पावर कहते हैं कि वो हर बातों को, टीचर की हर बातों को हर बच्चे एक जैसा समझ ले, ये भी जरूरी नहीं। इसलिए जो है टीचर को यह जरूरी है कि वो बच्चों को पूछने का मौका दे, और जैसा कि हम लोग भी कहते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत का सामना हो, यदि हम ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं तो भी आपको दिक्कत का सामना हो तो जो है आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला है वन लीडर एंड हिज फैमिली। जो हम देखते हैं कि जनरली पार्टियों में क्या देखते हैं कि एक ही लीडर जो है और उसके परिवार के मेंबर, कुछ परिवार के मेंबर ही मेजर डिसीजन लेने का काम करते हैं उस पार्टी के द्वारा या उस सरकार के द्वारा रूलिंग में है। तो
जबकि यह तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि तरीका यह होना चाहिए कि कोई पार्टी है तो वो पार्टी एक परिवार के द्वारा नहीं बना है, वो जो मैक्सिमम लोग हैं, अलग अलग जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, जेंडर्स है, रिलीजन्स है, कास्ट है, उनसे मिलकर पार्टी का जो है न्यू तैयार हुई है। तो कहीं ना कहीं सभी को साथ में लेकर डिसीजन लिया जाना चाहिए, ना कि परिवारवाद की नीति अपनाई जानी चाहिए कि वो एक ही परिवार जो है वो सभी से अगर डिसीजन लिए जा रहे हैं और बाकी दूसरे को ना अध्यक्ष बनने का मौका मिल रहा है, ना उपाध्यक्ष बनने का मौका मिल रहा है, ना ही उनके जो डिसीजन है उनको तवज्जो दी जा रही है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों को यह समझ में आ गया कि जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है वो गुड डेमोक्रेसी क्या है। यानी डेमोक्रेसी तो है, लेकिन एक ट्रू डेमोक्रेसी, गुड डेमोक्रेसी और एक क्या है जनरल डेमोक्रेसी में क्या अंतर है कि एक अच्छी डेमोक्रेसी में हर किसी को एक बराबर समझना। डेमोक्रेटिक कंट्रियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्रियां जो है बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है या कहें उसकी बहुत नाम है, पॉपुलर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां जो है ट्रू डेमोक्रेसी का, गुड डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। और इसी के बारे में जो है वो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री only when no goes hungry to bed। यानी महात्मा गांधी का स्टैंड बहुत ही पॉपुलर है, बहुत अच्छा है कि मैं जो है एक तरीके से सही डेमोक्रेसी तभी मानूंगा, ये एक स्टेटमेंट में निकल के आता है कि सही डेमोक्रेसी तभी है जब उस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भूखा ना सोए। यानी उस देश में हर एक व्यक्ति को जो है वो भोजन प्रदान हो, जो भी बेसिक नेसेसिटी है, जो नीड्स है उनकी वो प्रदान हो, खासकर जो फूड आइटम्स हैं जिसके वजह से वो भूखा ना सोए। आप देख रहे हैं कि अक्सर लोग जो है वो भूखमरी के शिकार हुए, भूख की वजह से मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यह उस कंट्री के लिए ट्रू डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अगली बातें जो कह रहा है वो है कि इन अ डेमोक्रेसी इवन सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। यानी हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है कि जो लोग हैं जो है वो डिसीजन मेकिंग में उनका इक्वल योगदान है। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वो इक्वल आप वोट का राइट दे दिए तो उतने से ही बातें खत्म हो जाती है। कह रहा है कि एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन। ऐसा ये तब होना चाहिए कि जब प्रत्येक नागरिक को जो है इक्वल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हो। इक्वल जो बेसिक एजुकेशन है, सभी को बेसिक एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार हो। साथ ही साथ जो इक्वल रिसोर्सेज है, यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है या जो भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज है, उन पे हर किसी का एक बराबर अधिकार हो, तभी जाकर जो है ट्रू डेमोक्रेसी मानी जाएगी। सिर्फ ट्रू डेमोक्रेसी इक्वल वोटिंग के राइट से, इक्वल जो है चुनाव में खड़ा होने के राइट से जो है वो नहीं हो जाएगी, बल्कि इसके अलावा और भी सारी जो बातें हैं वो होनी चाहिए, तब जाके जो है ट्रू डेमोक्रेसी या गुड डेमोक्रेसी है। यानी हमने डेमोक्रेसी में बहुत सारी बातों को जानने का काम किया इसमें कि सबसे पहले जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है, और गवर्नमेंट के जो है कितने टाइप्स हैं। तो हमने पढ़ा डेमोक्रेसी, नॉन डेमोक्रेसी, फिर हमने पढ़ा नॉन डेमोक्रेसी कितने टाइप्स हैं, फिर हमने पढ़ा जो है डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, फिर हमने अलग अलग कंट्री के माध्यम से यह जानने का काम किया कि किन कंट्रियों में डेमोक्रेटिक कंट्री है होने के बावजूद जो है उसमें क्या क्या कमी है, क्यों हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं। इन सब के अलावा जो हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी तो है, लेकिन हम उसे ट्रू डेमोक्रेसी या प्योर डेमोक्रेसी जो है कब कहेंगे, किस तरीके से हम वाकई उसको एक लोकतांत्रिक देश का नाम देंगे, तब यह कैसे निकल के आएगा, कैसे ये बातें होंगी, कैसे अच्छा होगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डेमोक्रेटिक टर्म से संबंधित और बातें समझेंगे और समझने का काम करेंगे कि इलेक्शन के प्रोसीजर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार हुआ, जो है सबके पावर्स क्या है, पावर के लिमिटेशंस क्या है, ये अलग अलग चैप्टर्स में इसको कैटेगराइज करके दिया गया। यानी यह इस चैप्टर का, यानी व्हाट इज डेमोक्रेसी का, व्हाई डेमोक्रेसी का यह लास्ट टॉपिक था। आप टेक्स्ट बुक से एक बार थोड़ी सही पॉइंट को जो है पढ़ने का काम करें, जो है क्योंकि यह एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे इससे, और कौन सी चीजें आपसे पूछे जाएंगे ये कहना मुश्किल है। इसलिए सभी चीजों को यदि आप पढ़ते हैं एक बराबर एक तरीके से, तो कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको कोई तरह का डाउट नहीं होगा, किसी तरह की समस्याएं नहीं होंगी, ना एग्जाम के पेपर लिखने में ना कुछ। इसलिए आप इसको पढ़िए, जो भी डाउट्स निकल के आते हैं वो पूछने का काम कीजिए। तब तक धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे।